हे एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अपूर्वा सिंह और आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन तैयारी पे। जैसे कि आप लोगों को पता है, डेली क्विज का टाइम हो चुका है आईएएस की। हमारा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर योर प्रैक्टिस, जो कि आपको आंसर्स मुझे सेंड करने हैं ias@onlinetayari.com पे। ये क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी एंड द कोस्टल जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। कृषि और खाद्य सुरक्षा और दुनिया के तटीय क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के परिणामों की चर्चा करें। 250 वर्ड्स में आपको यह आंसर लिखना है। इसमें पहले जलवायु परिवर्तन, फिर उसके परिणामों, और उसके बाद में आपको ये जो 3 पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, कृषि, खाद्य सुरक्षा और तटीय क्षेत्र, इन पे क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज के, इनके बारे में आपको बात करनी है। और उसके बाद में फिर कंक्लूजन बताना है। ये आपका पैटर्न रहेगा क्वेश्चन आंसर का। आई होप ये क्लियर हो गया। एंड आंसर्स मुझे चाहिए ias@onlinetayari.com पे। जो कि बेस्ट आंसर्स होंगे वो कल हम पब्लिश करेंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा पहला आज का ये है कि which of the following is are the salient characteristics of Harappan civilization? Number one, town planning, use of standard weights and measures in the script on seal. एंड फोर्थ इज प्रैक्टिस ऑफ बरिंग डेड्स। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता है? नगर नियोजन, मानक बाट और माप का उपयोग, मुहरों की पर सिंधु लिपि, मृतकों को दफनाने की प्रथा। इनमें से क्या करेक्ट है? आंसर मुझे आप कमेंट करके बताइए। आंसर के लिए आप कमेंट करिए। एंड यहाँ पे हम बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। नाउ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 2 3 4। सारे ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। पहला स्टेटमेंट ये है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे उल्लेखनीय विशेषता थी वो था उसका नगरीकरण, यानी कि वहाँ की जो सिविलाइजेशन था, अर्बनाइजेशन। ठीक, अर्बनाइजेशन वहाँ की सबसे डिस्टिंग्विश फीचर था। और जो वहाँ की अगर मैं बोलूँ तो जो शहर था वो डिवाइडेड था काफी सारे पार्ट्स में। ठीक है, तो जो प्रत्येक नगर दुर्ग क्षेत्र का, जहाँ पे नागरिक और धार्मिक जीवन में आवश्यक संस्थान स्थित थे, और निचले आवास क्षेत्र जहाँ पर नगरीय आबादी रहती थी। ठीक, यहाँ इसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। मतलब हड़प्पा सभ्यता जो थी वो दो पार्ट्स में उसका अर्बनाइजेशन डिवाइडेड था। एक अपर सिटी और दूसरा जो था वो लोअर सिटी। नाउ उसके बाद में दूसरा स्टेटमेंट जो यहाँ पे है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर का यूज किया गया है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि बाट और माप की जो हड़प्पाई प्रणाली थी वो उत्कृष्ट थी। छोटी वस्तुओं को तौलने के लिए उत्तमता से बनाए गए गोमदों के घनों का उपयोग में लाया जाता था। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। फिर उसके बाद में इंडस्क्रिप्ट थी सील पर, और उसके साथ साथ जो बर्निंग ऑफ डेड्स है ये भी सही है, क्योंकि वहां पर अत्यधिक अंत्योष्टि स्थल पाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका जो करेक्ट आंसर है, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, there has been considerable decline in coral great reef, great barrier reefs. ठीक है, which of the which of the factors have contributed to its decline? हाल में ग्रेट बैरियर रीफ के प्रवालों को का तेजी से क्षय हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से कारक इसके लिए उत्तरदायी हैं? पहला स्टेटमेंट, ओवर फिशिंग एंड कोस्टल इरोजन। फिर उसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन, कोस्टल पोल्यूशन। एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज ओशियन वार्मिंग। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। पहला स्टेटमेंट है हमारा तटवर्ती क्षेत्रों का अपरदन और अत्यधिक मत्स्यन। दूसरा स्टेटमेंट है हरित गृह गैसों का उत्सर्जन में वृद्धि। तीसरा स्टेटमेंट है तटवर्ती क्षेत्रों में प्रदूषण। एंड चौथा स्टेटमेंट है समुद्र के तापमान में वृद्धि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो है चारों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। बेसिकली जो ये चारों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, और चारों ही रीजन जो है वो कोरल रीफ्स के लिए के डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिमालयन रेंजेस इज आर करेक्ट? पहला है, दीज रेंजेस इंटरसेप्ट द समर मॉनसून कॉजिंग रेन इन होल ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है, इन द एब्सेंस ऑफ हिमालयस द होल ऑफ इंडिया वुड बी अ कोल्ड डेजर्ट विंटर।
हिमालय श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है वो सही है? पहला कथन है ये श्रेणियां ग्रीष्मकालीन मानसून में अवरोध उत्पन्न कर संपूर्ण भारतीय प्रायद्वीप में वर्षा का कारण बनती हैं। दूसरा स्टेटमेंट है हिमालय की अनुपस्थिति में संपूर्ण भारत एक शीत मरुस्थल हो जाएगा। सो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है सेकेंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो हिमालय जो है बेसिकली दक्षिण पूर्वी मानसून को रोकता, मानसूनी वायु को प्रभावी रूप से रोकता है एंड जो कि भारतीय उप महाद्वीप में वर्षा का कारक है, किंतु इनके कारण कुछ वर्षा पश्चिमी घाटों के किनारे पर भी होती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे है क्या बेसिकली कि जो हिमालय है वो आपके साउथ ईस्ट मानसून में को इंटरसेप्ट करते हैं, जिसकी वजह से रेन होती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और उसके साथ साथ वेस्टर्न घाट्स में भी। तो हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा व्हाई इज इंडिया वेस्टर्न कोस्ट कंपैरेटिवली लेस ससेप्टेबल टू साइक्लोन्स? क्या कारण है कि भारत के पश्चिमी तट पर चक्रवर्ती तूफान कम आते हैं? पहला स्टेटमेंट है अरेबियन सी इज कोल्डर इन कंपैरिजन टू बे ऑफ बंगाल, हेंस लेस स्टॉर्म आर फॉर्म्ड। बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर अधिक ठंडा है, अतः यहाँ तूफानों की उत्पत्ति कम होती है। दूसरा स्टेटमेंट है द स्टॉर्म फॉर्म्ड इन बे ऑफ बंगाल बिकम लेस सर वंस दे कोलाइड विथ लैंड। तो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले तूफान स्थल से टकराने के बाद कमजोर पड़ जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है द स्टॉर्म्स फॉर्म्ड अबव बे ऑफ बंगाल आर ईदर फॉर्म्ड इन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल और दे आर पार्ट ऑफ स्टॉर्म्स फॉर्म्ड इन नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले तूफान या तो बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्व में बनते हैं या उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाले तूफानों के अंश होते हैं। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? आंसर्स अपने कमेंट करके बताते रहिए। सो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का वो है 1, 2 एंड 3 हमारा करेक्ट है। तीनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट है। तो जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है उसमें लेस स्टॉर्म देखने को मिलता है क्योंकि अरेबियन सी में लो टेम्परेचर होता है इन कंपैरिजन टू बे ऑफ बंगाल। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं वो बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा एक्टिव हैं, आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि साइक्लोन जो बे ऑफ बंगाल के हैं ये वो या तो आर ईदर फ्रॉम ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ पैसिफिक ओशन और फॉर्म्ड इन साउथ ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल। सो यहाँ पे जो हमारे वेस्टर्न कोस्ट के लेस स्ट्रॉन्ग का रीजन है ये हमको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आई होप यहाँ तक कि आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, इज करेक्ट? इट इज फॉर्म्ड अंडर द एजेस ऑफ यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इसका गठन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के तत्वाधान में किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है इट हैज इट्स ओन न्यूक्लियस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ फॉर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू कंप्लेंट्स। शिकायतों की जांच करने के लिए इसके पास एक स्वयं के कर्मचारियों का जांच दल है। एंड तीसरा स्टेटमेंट इट कैन ओनली लुक इनटू मैटर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन विद इन 1 ईयर ऑफ इट्स अकरेंस। यह केवल 1 वर्ष से कम समय में घटित मानवाधिकार उल्लंघन के किसी मामले की जांच कर सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 गलत क्यों है? क्योंकि एनआरसी जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इट इज ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है। और इसकी जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 1993 में। इसका गठन किया गया था अंडर द लेजिस्लेशन इनैक्टेड बाय पार्लियामेंट, नेमली द प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। सो इसका गठन किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा अंडर प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के द्वारा इसका गठन किया गया था, ना कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा, ठीक है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल के द्वारा। सो आई
होप यहाँ तक आपको डाउट सारे आपके क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप फटाफट से पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट करके, मैं बिल्कुल कमेंट में अवेलेबल रहूंगी। एंड दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन। जो आंसर दिया है आज का प्रैक्टिस के लिए उसका आंसर मेल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कैसा लगा सेशन ये मुझे कॉमेंट करके बिल्कुल ज़रूर बताना है। लाइक कर दीजिए सेशन को अगर सेशन पसंद आया हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।